हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है बेटा वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसके व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है वो हम कर चुके हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वो सब हमने प्रोसेसिंग जो है वो कर ली है। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशंस इन जनरल जो है इसकी बहुत ही वास्ट यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी का, पर कुछ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है वो बताती हूँ। जैसे कि हम इसका यूज़ डायग्नोस्टिक में करते हैं। डायग्नोस्टिक का क्या मीन्स है, आपकी बुक्स में वैसे बहुत सी एप्लीकेशंस दी गई हैं, आप किसी भी बुक से जो है एप्लीकेशन पढ़ सकते हो, मतलब एप्लीकेशन जो है वो सेम ही रहती हैं। डायग्नोस्टिक्स क्या होती है, जैसे पीसीआर रिएक्शन है। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे हम बहुत सारी जो है बीमारियों का पता लगा सकते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी का। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होते हैं फॉर एग्रीकल्चर वो हमें मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल जब ग्रीन एवोल्यूशन हुआ बेटा, ग्रीन एवोल्यूशन होते हैं ना, हरित क्रांति जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे क्या हुआ था बेसिकली, वो किसके कारण हुई थी, वो जो एग्रीकल्चर में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स थे उनको उगाया गया था ग्रीन रेवोल्यूशंस के टाइम पे। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ द प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड में बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। वेस्ट मैनेजमेंट में, वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जो भी हमारा वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल के लिए। वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं बायो रेमिडिएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही वास्ट रोल है। जैसे कि इंसुलिन प्रोडक्शन इज़ द एग्जांपल, जो कि आपकी बुक में इसके बारे में आपने पूरी डिटेल में पढ़ना है कि इसका हेल्थ सेक्टर में क्या रोल है। एनर्जी प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। अगर बेटा हम बात करें रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो रिसर्च एरिया में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स कि कैटलिस्ट ये प्रोवाइड, कैटलिस्ट होता क्या है, जो मतलब कि कोई भी हमारी रिएक्शंस हैं उनको तेज करता है, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट तो मतलब दे दिया बायोटेक्नोलॉजी ने हमें, पर उसके लिए हमें जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, दैट मीन्स अगर कोई टेम्परेचर है कि अगर कोई कैटलिस्ट जो है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही काम कर सकता है, तो वो कंडीशंस जो है प्रोवाइड करती है बायोटेक्नोलॉजी। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे हमने किया था ना अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो लास्ट स्टेप था, दैट इज़ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें कि प्योरीफिकेशन होती है। जो भी प्रोडक्ट एंड में बनता है उसकी प्योरीफाई होता है, तो प्योरीफाई प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर में एग्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ होता है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर, जैसे कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करेंगे इस चैप्टर में, हमने बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल और प्लांट के बारे में डिस्कस करना है। तो बच्चों ये तो आ गई आपकी कुछ, हम बोल सकते हैं एप्लीकेशंस। आपने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, आपने इस चैप्टर में एक तो आपने एप्लीकेशंस पढ़नी है, उसके अलावा आपने ट्रांसजेनिक जो प्लांट है उसके बारे में डिस्कस करना है, जो आपकी बुक में है बीटी कॉटन। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में आपने बात करनी है, ट्रांसजेनेसिस जिसको बोला है, ट्रांसजेनेसिस इन एनिमल्स। तो ये दो जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपकी इस एप्लीकेशंस में। आपको जो मतलब मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वो क्वेश्चंस जो आता है आपको बीटी कॉटन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज योर एम्स एंड अदर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम। सो सबसे पहले हम बात करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में आपकी बुक में बीटी कॉटन दिया है, बीटी कॉटन। लेकिन मैं आपको उसकी पूरी हिस्ट्री से शुरू करेंगे हम कि ये शुरू कहाँ से हुआ। आप किसी भी बुक से पढ़ो, लेकिन आपको इसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। अगर आपको वो समझ में आ गई तो आपको जो है ये कंसेप्ट समझना बहुत ईजी हो जाएगा। एक आपकी वहाँ बुक में दिया हुआ कि जो बीटी कॉटन है उसमें जो निमेटोड का इफेक्ट किस तरह से हुआ, वो एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो हम पहले वो वाला डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने की। बेटा एक निमेटोड था, एक एज अ आप स्टोरी की तरह समझो, एक निमेटोड था, ये पूरी वही लिखी हुई है, आप ध्यान से सुनो। एक निमेटोड था जिसे हम बोलते हैं मेलोडिजाइन इनकॉग्निशिया। ये जो निमेटोड था इसने क्या शुरू किया, इन्फेक्ट करना किया रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स या सोयाबीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को, प्लांट्स की रूट्स पे जो है इफेक्ट करना शुरू किया। अगर मैं आपको समझाऊं, एक प्लांट है, मान लो ये टोबैको का प्लांट है, टोबैको के प्लांट पे जो मेलोडिजाइन जो इनकॉग्निशिया है, दैट इज़ अ निमेटोड। इसने क्या शुरू किया, इसके जो रूट्स हैं इसकी रूट्स पे इफेक्ट करना शुरू किया। ठीक है, और जो ऑब्वियस ही बात है, अगर इसकी रूट्स पे जो इफेक्ट होगा तो जो
प्लांट है वो पूरा क्या होगा, उसमें डिजीज़ लग जाएगी, वो मर जाएगा इन जनरल। तो इस प्रोसेस में क्या किया गया, साइंटिस्ट ने देखा, साइंटिस्ट ने बहुत सारी जो है वो डिस्कवरीज की, रिसर्च की इसके ऊपर, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये किस तरह से मतलब हम इसको रोक सकते हैं। तो उन्होंने क्या इसका सोल्यूशन निकाला, उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला कि अगर हम नेमेटोड को रोकने की बजाय अगर जो हम प्लांट हैं, ठीक है, इस प्लांट में ही हम जो है वो कुछ चेंजेस कर दिए जाएँ, दैट मीन्स इसके जीन्स में चेंजेस कर दिए जाएँ। तो हुआ क्या, उसके जीन्स में चेंजेस किए गए। जीन्स में चेंजेस किस तरह से किए गए, जो ये प्लांट है इसमें, मैं दूसरे पेन से अगर बनाऊं, ये जो प्लांट है, ये जो इसकी रूट्स में जो है वो इसके जीन्स में चेंजेस किए गए, जीन जो है इसके चेंजेस किए गए, इसके जीन्स चेंजेस किए गए, और ये जो प्लांट बना ये बन गया ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या था, ट्रांस मतलब चेंज करना, जेनिक मतलब जीन्स का चेंजेस, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब हम ये देखेंगे कि ये हुआ किस तरह से, ये जो पूरी प्रोसेस है ये हुई किस तरह से। देखने में तो बहुत इजी लग रहा है ना, ये किस तरह से हुआ। तो हुआ ये इस तरह से कि जो ये जीन्स थे, ये जो हमने चेंज किए, किस तरह से चेंज किए। जो एक नेमेटोड था, पहले हम ये देखेंगे कि वो क्या काम किस तरह से काम कर रहा था। ये जो नेमेटोड है, ये नेमेटोड क्या है, एज अ पैथोजन है, ठीक है। इसने किया क्या बच्चे, इसका डीएनए है, ठीक है, डीएनए से ये क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। ओके, मैसेंजर आरएनए से ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन से ये क्या होगा, ये जो प्रोटीन है ये डिजीज़ कॉज करता है इन द प्लांट्स। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा कि हम इसको किस तरह से रोकेंगे। उन्होंने क्या किया, ये प्रोटीन अगर बनने से रुक गया तो डिजीज़ जो है ये अपने आप ही नहीं कॉज होगी। तो इसलिए उन्होंने ये जो मैसेंजर आरएनए है इसकी जो रेप्लिकेशन है इस पे रोक लगाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा उसके लिए किस तरह से ये काम किस तरह से किया। अब ये जो है तंबाकू का प्लांट है, ये जो mRNA है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर हम इस mRNA पे किसी और मतलब कोई और mRNA अगर यहाँ पे लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये डबल स्ट्रैंडेड RNA अगर ये बन गया तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस है जो नहीं होगी और डिजीज़ भी कॉज नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें एक जो है इसमें mRNA जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। रेप्लिकेशन करानी तो बहुत इजी है, न्यूक्लियोटाइड का जो है वो सिर्फ उसमें न्यूक्लियोटाइड जो है उसको कॉम्बिनेट करना है, तो वो बहुत इजी प्रोसेस है। लेकिन हम ये प्रॉब्लम ये थी कि हम उसको प्लांट के अंदर जो ये mRNA है उसको हम ट्रांसफ़र किस तरह से करेंगे। तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया विच इज़ अ एग्रोबैक्टीरियम क्या है, डिजीज़ कॉजिंग। आपको पता है ये ट्यूमर कॉज करता था ये प्लांट में। तो ये जो भी बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जो है अपने आप से जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है उसका। मान लो ये एग्रोबैक्टीरियम है और ये इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये इसका अपना डीएनए हो गया, और ये जो हो गया इसका प्लाज्मिड हो गया। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड हो गया। हम एक वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम क्या है, एज अ वेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं। वेक्टर लिया तो वेक्टर का जो पोर्शन, ये जो पोर्शन है, मान लो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन डिजीज़ कॉजिंग है, तो हम ये पोर्शन हटा देंगे, ठीक है। ये पोर्शन हटा के हमने जो लैब में अपना जो सिंथेटिक mRNA तैयार किया है वो हम इसकी जगह पे अटैच कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो प्लाज्मिड है इसमें हम जो हमने लैब में अपना तैयार किया है mRNA वो हम इसके साथ अटैच कर देंगे, और ये जब हम डालेंगे क्रॉप में, जो मान लो ये तंबाकू का प्लांट है, अगर मैं इसको रूट को बनाऊं, बड़ा करके बनाऊं, तो हम क्या करेंगे, जो ये mRNA नेमेटोड ने यहाँ बनाया है ना mRNA, तो ये वाला जब mRNA सिंथेटिक जो ये जब इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, ये ऑटोनॉमसली का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमसली कि अपने आप से रेप्लिकेट करता है। एक होता है सेमी ऑटोम, लेकिन ये क्या है, अपने आप से रेप्लिकेट जो है वो कर सकता है। रेप्लिकेट करने की वजह से क्या है, ऑटोनॉमसली अपने आप जो है रेप्लिकेट कर पाएगा। रेप्लिकेट से ये जो है जो ये mRNA है यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड जो है mRNA बन जाएगा और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, और इस तरह से जो है हम अपने प्लांट को बचा पाएंगे। तो दैट इज़ द होल प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। ये तो हो गई शुरुआत, नेमेटोड से शुरुआत हुई थी।
आपकी बुक में है बीटी कॉटन का, बीटी कॉटन का है, तो बीटी कॉटन का भी बेटा हम इसी तरह से देख लेंगे कि बीटी कॉटन में हुआ क्या था। बेसिकली एक प्लांट था, जैसे बीटी कॉटन क्या है, ये जो पूरी स्टोरी है आपकी यहाँ लिखी हुई है, ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको समझाई है वही स्टोरी है। बीटी कॉटन जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट, इसमें क्या था, नेमेटोड था, उसमें क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। इसमें बीटी कॉटन जो है दैट इज़ द बैसिलस थ्रिंजाइनेसिस, ये क्या करता था, प्रोड्यूस करता था प्रोटीन जो कि किल करता था इंसेक्ट को, जैसे लेपिडोप्टेरन्स हो गए, और लेपिडोप्टेरन्स में हम बोल सकते हैं टोबैको बर्डवर्म हो गई, एनवर्म हो गई, कोलेप्टेरन्स में बीटल्स हो गए, डिप्टेरन्स में ये जो सब हैं, ये जो इनके इस फैमिलीज़ के जो ये भी फ्लाइज हो गए, मॉस्किटोज़ हो गए, इनको इन पे बेसिकली ये इफ़ेक्ट करता था। करता कैसे था ये मैं आपको समझाती हूँ। अब मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये जो प्लांट है ये डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट है। डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट का मतलब क्या है कि इसकी प्लांट के अंदर एक टॉक्सिन है, टॉक्सिन है। जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ आएगा, इसके लीफ को खाएगा तो क्या होगा, इसकी लीफ खाने के बाद क्या होगा, जो ये टॉक्सिन है, ये प्रोटीन क्रिस्टल है, इसकी बॉडी में जाएंगे, ठीक है। ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट की ये गट है, तो ये टॉक्सिन जो प्रोटीन है ये इसकी गट के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, ये अटैच होगा इसके साथ, तो क्या होगा, ये जो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो इंसेक्ट है वो मर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है हमारा प्लांट बच जाएगा और ये जो है ये मर जाएंगे। ये जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, प्लांट को लीफ खाने से ही क्या हो रहा है, इंसेक्ट जो है वो मर रहे हैं। एक बात बच्चा ये भी आपके दिमाग में हो सकता है आए कि अगर ये प्लांट इतना टॉक्सिन है तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि हम लोग जो खाएं, या फिर जो जिससे हमने ये टॉक्सिन मटेरियल निकाला है, मान लो जिससे किसी से तो हमने ये टॉक्सिन मटेरियल निकाला है ना, तो ये टॉक्सिन मटेरियल जिससे निकाला है वो क्यों नहीं मरा, वो इसलिए नहीं मरा बिकॉज कोई भी टॉक्सिन है, कोई भी प्रोटीन है, उसको एक्टिवेट होने के लिए पहले ये कौन सी फॉर्म में था, ये प्रो फॉर्म में था, प्रोटॉक्सिन था। प्रोटॉक्सिन का क्या मतलब होता है, प्रोटॉक्सिन का मतलब ये होता है कि ये इनएक्टिवेट था उस टाइम पे। ये एक्टिवेट कब होगा, जब इसे एल्कलाइन पीएच मिलेगा, जब इसे एल्कलाइन पीएच और ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेगी तब ये एक्टिवेट होगा और ये लेपिडोप्टेरन उस टाइम पे इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बेटा पूरी स्टोरी है आपकी बीटी कॉटन की, ये मैं आपको भेज दूँगी उसकी जो है फ़ोटोग्राफ्स। एक इसमें चीज़ आप ये भी कर सकते हो, जो आपकी बीटी कॉटन में अगर मैं आपको एक बार रीड करवा ही दूँ, जो बीटी है फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल बनाते हैं, जो मैंने अभी बताया ना प्रोटीन क्रिस्टल बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। फिर चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स करते हैं इस पे टारगेटेड पेस्ट पे। मोस्ट जो बीटी टॉक्सिन होते हैं वो इंसेक्ट जो है वो ग्रुप्स, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर लेपिडोप्टेरन्स है उसके लिए एक स्पेसिफिक टॉक्सिन जो है वो डाला गया है, कौन से हमने ग्रुप के जो इंसेक्ट है वो ख़त्म करने हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो टॉक्सिन जो हम वो प्लांट के अंदर हम डालते हैं। कोडेड बाय अ जीन नेम, 2 जीन दैट इज़ अ CRY1AC एंड CRY11AB हैव इनकॉर्पोरेटेड इन कॉटन। ये बात आपने बच्चे याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन हमें आपसे एम्स वगैरह के पिछले साल में क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे ये वाला जीन जो है CRY1AC एंड CRY11AB, ये किस में है, इनकॉर्पोरेट इन कॉटन में, कॉटन में यूज़ होता है। जो जीन है CRY1AC एंड CRY1AAB, ये किस में यूज़ होता है, कॉटन बॉलवर्म्स में। क्राई में CRY है, दैट्स वाई आई एम सेइंग क्राई। CRY1AB ये किस में यूज़ होता है, कॉर्न बोरर्स में। जीन सिंबल आपने इसे अभी हमने ये किया ना, यहाँ पे लिखा ही हुआ है CRY, ये है कैपिटल CRY और ये है स्मॉल CRY। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो बच्चे जो कैपिटल कैपिटल में लिखते हैं वो हमेशा एंजाइम होता है और हमेशा उसके पीछे एज लगा होता है, ठीक है। अगर स्मॉल होगा तो वो क्या होगा, जीन्स होगा, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा वो जीन्स होगा, जो कैपिटल में होगा और जिसके पीछे एज लगा होगा वो हमेशा ही एंजाइम होता है। जीन्स में ये एज लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता। अगर हम एडवांटेज की बात करें, टॉलरेंस जो है ज़्यादा होती है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स मिलते हैं हमें, डिजीज रेजिस्टेंट वैराइटीज़ मिलती हैं, रिप्रोडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्टेड जो है वो उसका लॉस होता है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होते हैं, प्रिवेंशन हो कर सकते हैं हम, अर्ली एग्जॉस्टन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज़ करता है हमारी वैल्यू ऑफ फूड को। किस तरह से इंक्रीज़ करता है, मान लो हमने एक कोई मतलब फ्रूट खाना है हमने कोई, उसके अंदर विटामिन ए ही है,
ठीक है। तो हम इस तरह के फ्रूट्स जो है वो तैयार करेंगे जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल, फूड कोई भी मिनरल विटामिन जो है हमें एक चीज़ खाने से ही हमें ज़्यादा मिल सके। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, अनइंटेंडेड हार्म टू अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब हो सकता है कि कोई और ऑर्गेनिज्म भी उसको फीड करे, उसको भी नुकसान पहुँचे इसका। ये इफ़ेक्टिवनेस जो है पेस्टिसाइड की इफ़ेक्टिवनेस को कम करता है। जीन ट्रांसफ़र जो है हो सकता है कई बार नॉन टारगेटेड स्पीसीज़ पे भी हो सकते हैं। किसी किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। इकोनॉमिक जो है वो कंसर्न जो है वो बहुत ज़रूरी है इसका, मतलब इकोनॉमिकली हमें थोड़ा इसका नुकसान भी हो सकता है। इफ़ेक्ट हो सकता है बैक्टीरिया और उसकी एलिमेंट्री कैनाल पे, मतलब कि अगर कोई और बैक्टीरिया ने उसको खाया तो मे बी उसके जो हमें हमारे लिए बेनिफिशियल है वो भी ख़त्म हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि पहले आया था ना, ये बीटी कॉटन की बात कर रहे हैं, एक आया था बच्चे बीटी ब्रिंजल, जिससे कि कैंसर के कॉजेज़ जो हैं वो बहुत बढ़ गए थे। हमने भी खाना शुरू किया तो कैंसर की हैं जो बहुत बढ़ गए थे, जिसको बंद किया गया बाद में। तो यही एक पूरा टेक्निक थी। आई होप सभी को समझ आया होगा बेटा। जब आप ये लेक्चर अटेंड करोगे, देख लोगे, उसके बाद मैं आपको उसकी फ़ोटोग्राफ्स भेजूँगी, पहले नहीं भेजूँगी, सो दैट जो है आपको, मुझे भी पता चले कि आपने जो है वो देख लिया है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल हम जो है इसका जो इंसुलिन है, इंसुलिन की प्रोडक्शन किस तरह से होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।